नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसकी हाई कट ऑफ के रीजन क्या क्या हो सकते हैं और मेन रीजन क्या हो सकता है। क्या ये चीजें 2025 में भी हमको देखने को मिलने वाली है? तो ये वीडियो 2024 और 2025 दोनों स्टूडेंट को टारगेट करती है। वीडियो के एंड तक जाते आते ये भी बात करेंगे 2024 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो एंड टाइम पे अपने मॉक स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। सारी चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो दर्द है 160 तक लाने वाला भी ग्रेड सी नहीं ले पाया, ठीक है, वो अपनी जो ग्रेड डी में उसको जो मिल पाया उसमें हो गया। ऐसे नौबत आ रखी है कि लोगों ने 160 163 तक का भी स्कोर कर रखा, उन्हें ग्रेड सी नहीं मिल पाया। ऐसा क्या वजह हो गई जो इतना कट ऑफ बढ़ गया? अगर मैं आपको पूरा चीज समझाऊं तो 2023 के अंदर कट ऑफ आपको पता है, अंदाजा आपको रहता है। 2023 के अंदर 143 वाला भी जनरल कैटेगरी से ग्रेड डी लेके बैठा था, कोई चांस ही नहीं बन रहा। ग्रेड डी का सबसे मिनिमम जो गया था वो गया था 152। अरे 152 तो हम सबके सब ये सोच के चल रहे थे कि 152 में तो आपको ग्रेड डी का सबसे ऊपर मिल जाएगा, वरना ग्रेड सी के भी चांसेस आपके थोड़े बहुत बन जाएंगे। बट ये हाल देखिए, समझते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या इसके अंदर पैसा चला है, स्कैम हुआ है बेसिकली, क्या वजह हो सकती है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग बोलना है। तो ये वीडियो आपकी कंक्लूजन बनेगी, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, एमईए का आपको पता चल चुका है 172 प्लस आपकी चले गई है। इसके अंदर जो हमें समझना है, यहाँ देखिए, सीजल स्टेनो सीजल वाले जो हैं स्टूडेंट वो एग्जाम दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम सभी के सभी इसके अंदर घुसे जा रहे हैं जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी बढ़ती जा रही है। तो ये चीज समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है, ठीक है। सीजल वाले एज अ मोक, अगर आपको सभी को पता है इस बारे, एज अ मोक वो ना स्टेनो को दे देते हैं, क्योंकि इंग्लिश अच्छे लेवल की आ जाती है। इंग्लिश जो है वो सीजल लेवल और स्टेनो की सेम लेवल पे आपको देखने को मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, आके दे जाते हैं। पर ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि सीबीटी स्कोर जो है सीजल वाले से वही बढ़ा सकते हैं, फाइनल स्कोर जो है उसे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। फाइनल वाला जो स्कोर है उसे वही निकाल पाएगा जिसको शॉर्ट हैंड आती हो। तो अगर सीजल वाले आते भी हैं तो वो आपका सीबीटी कट ऑफ बढ़ाएंगे, वो फाइनल की कट ऑफ नहीं बढ़ा सकते हैं। ये एक बिल्कुल सत्य है, ये चीज के अंदर कोई दो राय नहीं है। फाइनल कट ऑफ में वही पहुंचेगा जिसको शॉर्ट हैंड आती है। क्या सीजल वालों ने शॉर्ट हैंड सीख ली? ऑफ कोर्स नहीं, वो तो मैथ्स के ऊपर ध्यान देते हैं, वो तो बाकी ज्यादा सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। सीबीटी की कट ऑफ का रीजन मैं सीजल वालों को मान सकती हूँ, बट बाकी जो फाइनल की कट ऑफ आती है उसके अंदर सीजल का कोई भी रोल नहीं है। बट एक केस और निकल के आता है, जैसे 2023 के अंदर भी 2024 के अंदर भी आपको सभी को पता है सीजल वाला सिनेरियो कितना बुरा चला था। ये धांधलियां जो चीजें होती, ऑलरेडी वो प्रिपेयर है, उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, उनको रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, जीके का भी अच्छा खासा लेवल उनको आता है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि सीजल वाले स्टूडेंट अब जंप कर चुके हैं स्टेनो के अंदर, कि भाई सीजल के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट जो स्टेनो के अंदर मिल रहे हैं, अगर हम ग्रेड सी तक पहुंच जाएं तो हमको भी उतनी ही सैलरी मिल जाएगी, बड़ा ज्यादा अंतर हमको देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर। तो ये कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगता है? देखो, अगर किसी ने शॉर्ट हैंड सीखने टाइम इसको लगता है, जैसे मैं बोलूँ 8 महीने लगते हैं, जो कि नॉर्मल आपको लग जाते हैं। 8 महीने सोच के चलोगे तो वो उनको लगते हैं जो 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, है ना, 2-3 घंटे दिन भर में टाइम निकाल दे रहे हैं। बट वो स्टूडेंट जिसने सब कुछ तैयार करके बैठा हुआ है, उसे सीजल आराम से हो रहा है, थोड़े थोड़े मार्क्स में रुक रहा है, उसके लिए तो पूरा टाइम है। तो वो क्यों नहीं सीख सकता 4-5 महीने के अंदर? वो सीखेगा क्योंकि वो कितने घंटे घंटे पढ़ रहा होगा, सिर्फ शॉर्ट हैंड पढ़ रहा होगा। तो समझिए, आप जितना टाइम शॉर्ट हैंड को दोगे उतनी जल्दी सीखोगे। अगर आप दिन भर में शॉर्ट हैंड ही करते रहोगे तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप 5 से 6 महीने के अंदर जो स्पीड है वो ग्रैब कर लो। बट अगर आप दिन भर में सिर्फ 2 या 3 घंटे दे रहे हो तो आपको 8-9 महीने भी लग सकते हैं। क्लियर? तो अगर सीजल वालों ने ऐसा जंप लिया है कि वो शॉर्ट हैंड सीख के इसके अंदर आए हैं, ये केस भी बन सकता है। वीडियो कंक्लूजन करूंगी क्या सीजल वालों की गलती है, क्या चीजें हैं क्या नहीं, ठीक है। पैसा चला है तो देखो, इस चीज को ना हार्श रियलिटी यही है, पैसा चलता है। देखो अच्छे लेवल पे चल रहा है कि नहीं। जैसे एमटीएस वाला, मैं एमटीएस के लिए बनाती वीडियोस, आपको पता है। तो एमटीएस वाला जो चीज थी पता चल गई थी उस टाइम पे कि क्या धांधली उस टाइम पे जो चली थी, पकड़े गए थे, इसीलिए पता चला। क्या नहीं होता है? होता हर एग्जाम में है। ये चीज बहुत अच्छे से आप सभी को पता है, होता हर एग्जाम में है। तो क्या ये एक रीजन हो सकता है पैसा चलने का, इन्होंने स्कैम कर दिया है, ये चीजें हो सकती हैं? हुआ तो है, पर क्या बहुत बड़े लेवल पे हुआ है? कितनी बड़े कट ऑफ बढ़ा दे? मेरे हिसाब से नहीं, इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ होगा कि कट ऑफ इतनी बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट ये आता है, एग्जाम लेवल बहुत इजी था। तो देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में मुझे अच्छे से बात करनी होगी। देखो एक चीज आपको सत्य मान लीजिए कि आपका जो 2023 का एग्जाम लेवल था वो काफी हार्ड लेवल पे था, ठीक है, 23 का। इसीलिए उसकी जो कट ऑफ थी वो आपके ठीक ठाक देखने को गई थी, जो कि हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। 2024 का आपका
इजी टू मॉडरेट रख दिया इन्होंने, ठीक है, इजी टू मॉडरेट ये पेपर ले गए। इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन बना, ठीक है। बहुत स्टूडेंट कहेंगे मैम इतना भी इजी नहीं था। देखो एक चीज समझ लो, एक चीज समझो, 2023 वाले के अंदर ना 160 स्कोर कर पाना ऐसा हो गया कि भाई तुम्हें तो सब कुछ आता है, क्योंकि उसके अंदर जीके के क्वेश्चन अगर आप खोल के देखोगे 2023 की, ऐसे क्वेश्चन है ना 30 भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाओगे, पर 2024 के खोल के देखो, आपको खुद महसूस होगा कितना बड़ा डिफरेंस है। इन्होंने क्या किया, स्टेनो 2024 वाले का लेवल जो था उसको उस तरीके का नहीं बनाया जितना बनाया जा सकता था। इसका एग्जांपल मैं आपको समझा सकती हूँ। अगर आप 2024 सीजीएल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, 2024 का सीजीएल तो था, उसके अंदर क्या हुआ, मैथ्स का लेवल, टेक्स्ट बुक खोलिए जाके देखिए मैथ्स का लेवल, आप कहेंगे अगर ये मैथ्स आती है तो मैं स्टेनो की पढ़ रहा हूँ। उन्होंने इतना गिरा दिया मैथ्स का लेवल, एवरेज का बेसिक क्वेश्चन डाल रखा है, बेसिक जिसको कहते हैं। मैम एवरेज तो हर किसी में आता है, बिल्कुल आता है, बट नंबर्स तो बढ़ा के रखे जा सकते हैं ताकि कैलकुलेशन टफ हो, नहीं किया। इतना बेसिक कि अगर आप 2024 का सीजीएल मैथ्स का पेपर निकालो, आप कहेंगे मैं शॉर्ट हैंड क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं सीजीएल में क्यों नहीं चला जाता, ऐसा, जिसकी वजह से कट ऑफ आपको पता है 2024 के अंदर हाई पहुंच गए। बाकी केसेस भी थे ही, धांधली हो रही थी, सीट बिक रही थी, वो सारी केसेस थे। यहाँ पे इनको मेंटेन करके रखना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है हमें 170 तक के नंबर बांटने की, इतना इजी पेपर बनाने की। आप बनाओ ऐसे पेपर के 150 भी स्कोर ना कर पाए, पर बनाओ उसको ऐसा। स्टूडेंट इस उम्मीद में तो नहीं रहेगा कि मैं 160 लेके बैठा हूं और मुझको क्या मिल रहा है, ग्रेड डी का वही कोने कोने का जो बच गया होगा वो। आप उसे ये उम्मीद तो मत दो, उस उम्मीद में तो मत मारो। आप अपने एग्जाम का जो लेवल है उसको अच्छा बना के रखो। स्किल टेस्ट वाली कहानी पता है आपको, लेवल डिफरेंस कर दिया हिंदी वालों के लिए, रामधारी से आया ही नहीं, कहीं और से आ गया। इंग्लिश के अंदर भी आपको देखने को मिला था आपका, पर उसके अंदर क्या हुआ ना, मिक्स हो गया, कुछ था और कुछ अलग था, ठीक है। मतलब कि आपका जो था वो कैलाश चंद्र से एक आ गया, बट बाकी का जो था वो अलग था, पूरा कैलाश चंद्र से नहीं परोसा गया। इस बार उन्होंने ये चेंजेस कर दिए, उसकी वजह से जो चीजें हुई थी वो निकल के आई थी कि उनको डिबार्ट करके रख दिया। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी, बट मैं ये कहूंगी कि ऐसे समझ पा रहे हैं ना, स्टूडेंट के साथ जो कॉपरेट नहीं करता वो अपनी मर्जी के मालिक बनते रहते हैं और फिर निकाल देंगे, ठीक है। ये वाली चीजें भी आपको पता है। तो जब एसएससी ने उसको फाइनल रिजल्ट के आखिरी पेज पे लिख के दिया है कि भाई इन स्टूडेंट को डिबार्ट किया गया, 58 स्टूडेंट को डिबार्ट किया गया, वो इस चीज के ऊपर ध्यान रखेंगे। स्पीकर, कीबोर्ड, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से उन्होंने खुद ऐड किया है एंड वाले पार्ट में, उनको पता है उन्होंने क्या गलतियां करी, वो चीजें जरूरी हो जाती है, वहां पे वो ध्यान दिया जाएगा। एग्जाम लेवल के पूरे चांसेस है कि 2025 में एग्जाम लेवल आपका इजी देखने को नहीं मिलेगा, इजी टू मॉडरेट देखने को नहीं मिलेगा। वो मॉडरेट टू हार्ड रखने की उसे पूरी कोशिश करने वाले हैं, ताकि कट ऑफ नीचे मतलब बहुत ऊपर ना चल जाए। और लोगों के लिए आप खुद सोचिए ना, एमईए लेने वाले नहीं है क्या, एमईए लेने वाले नहीं है, एमईए की सीट भी तो बिकी है, मतलब बिकी कह रही हूँ, एमईए की सीट भी तो मेहनत से आई है, बिकी नहीं कहूंगी, तो मेहनत से आई। 174 तक का स्कोर कर रहे हैं, कैसे हो पा रहा है। स्टेनो का पेपर ऐसा कभी था ही नहीं, सच बता रही हूँ। 155 स्कोर करने वाले को कहते थे कि तू तो बहुत पढ़ाई में तेज हुआ भाई, 174, 20 नंबर का डिफरेंस, बिल्कुल उसी तरीके का। इसलिए नॉर्मलाइजेशन वाला भी जो केस था उसके अंदर कुछ खास नंबर भी बटे नहीं है। ये ऐसा लग रहा हो कि मैम नॉर्मलाइजेशन में बांट दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था। एवरेज नंबर 3, 4, 5, 6 का इतना का था हर शिफ्ट के हिसाब से, ज्यादा शिफ्ट में तो होता भी नहीं है, खैर तो वो वाला चाहिए था। तो ये समझे एग्जाम लेवल को उनको मेंटेन करना होगा, अगर वो आगे भी एग्जाम ऐसे करवा रहे हैं, वरना स्टूडेंट छोड़ देंगे भाई एग्जाम को। आप 170 भाई, आप एग्जाम लेवल ऐसा करिए कि उसके टफ हो। आप उम्मीद मत कीजिए उसे कि 160 लेके आ रहा हो बट ग्रेड सी नहीं मिल सकता, वो उम्मीद छोड़ के बैठा है। अब 2025 वाले क्या सोच के रखेंगे कि भाई हमको तो 175 स्कोर करना पड़ेगा एमईए लेने के लिए। बहुत तो ये भी कह रहे हैं मैम 180 स्कोर करे क्या, ये कैसे हो सकता है। तो समझे एग्जाम लेवल डिसाइड करेगा, जितना आपका एग्जाम लेवल नीचे जाता है उतना ही आपकी कट ऑफ ऊपर जाती है, क्योंकि सभी के लिए वो लेवल ईजी हो जाता है। ईजी और मॉडरेट का चीज समझिए, बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं, फिजिक्स से उठाते हैं, रेसिस्टेंस से उठाते हैं, ओम्स लॉ। बेसिक ओम्स लॉ सभी को पता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई हमारा रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस पता है हमको अपोज करता है, यूनिट पता है ओम, सब इसको लेगा। अगर वो बोल देगा V इज इक्वल टू आई आर क्या है, सब बता देंगे, इजी में आ गया। अब वो ये क्वेश्चन पूछे, ओम का जो वो नियम था ना, किस ईयर में आया था, जितना मुझे आ रहा है 1827 शायद से, चेक कर लेना, ठीक है, बता देना कमेंट में अगर मैं गलत हूं तो। 1827 का है ये क्वेश्चन,
समझे? ये टफ में जाएगा, ये वाला इजी में आएगा। इसको हर कोई करेगा क्योंकि इतना बेसिक तो हर कोई पढ़ता है। समझे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? आप टॉपिक से ऐसे चेंज करते हैं चीजों को। तो जिसने, सोचो मेरी बात, जैसे मुझे पता है कि लॉ किसने निकाला था, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने इसको करा था, ठीक है, 1827 में इसको किया था। ईयर मेरे को हिसाब से मैं ज्यादा करेक्ट ही हूँ, 1826 27 ही है मेरे हिसाब से, या 26 हो सकता है। ये है। अब बेसिक पढ़ने वाला तो दो दिन पहले पढ़ा वाला भी है। आप जब अगर इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो जिसने इतना रट के याद किया है, डिटेल्स के ऊपर फोकस किया है, उसकी मेहनत पानी में चली गई। उसकी मेहनत कब दिखेगी? जब आप पेपर टफ बनाएंगे। इसी वजह से कट ऑफ के अंदर इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट है। बहुत से स्टूडेंट इसके कमेंट बोलेंगे, मैम आप हमें मत बताइए, पेपर इजी नहीं था। आपके लिए नहीं होगा, मैं तो कंपैरिजन करके बता पाऊंगी ना, 2022, 23, 24 के हिसाब से बता पाऊंगी। 23 के हिसाब से इस बार का इजी था, ये चीज मान लीजिए। तभी तो आप 175 तक का स्कोर कर पाए, वरना 160 तक भी लाते लाते, तभी तो 160 में एमए मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो ये समझ लीजिए कि सीजल वाला जो केस है वो उसको तो आप नहीं गिनेंगे, क्योंकि आपका ये सीबीटी कट ऑफ बढ़ा सकते हैं, फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा, पैसा चला है तो भाई क्या लगाऊंगा इस पर, टिक लगाऊंगे, क्रॉस चलता तो है, मान लो ये बात। बहुत बड़े स्तर पर नहीं चला होगा, पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि बाकी चीजें तो नहीं है। पैसे चलने वाले पे मैं टिक नहीं लगा सकती, बट समझदार हो आप, मान लो इस चीज को। एग्जाम लेवल का आंसर मैं टिक लगा देती हूँ। इसका मतलब कि आखिर में ध्यान देना होगा भाई आपको एग्जाम लेवल के ऊपर। एसएससी वालों प्लीज सुन लो ये चीज को, एग्जाम लेवल बढ़िया बनाओ, वरना ये जो चीज चल रही है नहीं आएंगे स्टूडेंट। सबके मन में ये आ रहा है कि भाई हम क्यों दे, सीजल में ना चले जाए, 170 स्कोर करना है हमको, तो है ना। शॉर्ट हैंड ऐसी तो है नहीं टफ है, मैथ्स कर लेंगे इजी है, शॉर्ट हैंड काफी टफ हो जाती है। जिसने सीखी है ना 2 साल लगा के, उसको पता है उसने क्या किया है। और अगर वो अब शॉर्ट हैंड छोड़ के किसी और फील्ड में जाएगा तो फिर क्या करेगा वो? उसके माँ बाप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं करता ये, पूरे दिन भर कीड़े मकोड़े लिख रहा रहता है और पढ़ाई नहीं की होगी, तभी तो फाइनल में नाम नहीं आया। भाई जिन्होंने पढ़ाई की है उनका फाइनल में नाम तो आया है ना, तेरा किसे नहीं आया? उनको कैसे समझाया जा सके? और माँ बाप से तो बॉन्ड भी ऐसा होता है ना कि आप जैसे वो ऐसी बातें शुरू करते हैं, आपके मुंह से लफ्ज निकलना बंद हो जाते हैं। एंड में ये मैं कहूंगी, मोक के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, तो अपने मोक प्लस पीवाईक्यू के ऊपर अच्छा खासा फोकस आप रख सकते हैं। मोक के लिए आपको पता है आपको क्या लेना होता है, टेक्स्ट बुक आपकी तरफ जाना होता है, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए, पीवाईक्यू भी देखो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि टेक्स्ट बुक के अंदर आपको पीवाईक्यू नहीं है, दोनों चीजें आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मिलती है। बट पॉइंट यह है ना कि आपके पास एक ऑफलाइन सोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन सोर्स मतलब कि जो कि होता है आपकी बुक। आपको पता है आपके पास जो दिन है, अगर आप बहुत टाइम बाद देख रहे हैं तो आपका 20 दिन का भी समय नहीं बच रहेगा, अगर आप बहुत दिन बाद देख रहे हैं, वरना इतना समय है भी। 70 सॉल्व पेपर बुक, 17 दिन, हर दिन एक लगाएंगे, पूरा डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें उसके अंदर है, उस टॉपिक से रिलेटेड हम सब चीज पढ़ लेंगे। जैसे मैंने अभी जैसे रेसिस्टेंस का एग्जांपल दिया, चलो उसी के साथ समझाती हूँ। पॉइंट समझो, रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखा आपने, अब आपको क्या करना है, अपने नोट्स में जाना है। आपने नोट्स बना रखे होंगे, बिल्कुल नोट्स में जाना है, टॉपिक को वापस से पढ़ लो। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है जरा बताइए? रेसिस्टिविटी को कहते हैं। किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? चलो बताइए, रेसिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना ये दो चीजें। नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी होता है, आपको अच्छे से पता है, मैं बोल पा रही हूँ तो शायद आप रिकॉल भी कर पा रहे होंगे। पूरा टॉपिक पढ़ के साइड करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक टेस्ट लगाने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, बट वो इतना वर्थ इट होगा ना, आपको लगेगा कि हाँ ये है बात। बाकी टेक्स्ट बुक के ऊपर मूक लगाते रहो, पूरा दिन भर यही करो, स्किल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी क्वालिफाई करके आए हो 24 में, तुम्हें पता है, पूरे टाइम भर यही करो। बुक का लिंक जो है मैं पिन कमेंट में प्रोवाइड करूंगी, 17 सॉल्व पेपर बुक करके खरीद लेना, ये चीज करो। और क्या बोलूं मैं, जिस टाइम मैं रिजल्ट वाला वो जो आपने वीडियो देखी होगी, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा वाली वीडियो में अंदर मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके बताया था कि ये D6 और D6 होते नहीं, वैसे आपका ये D14 15 क्या है, इसलिए कौन सा है, क्या चीजें होती हैं, उसकी कट ऑफ क्या गई। जिस टाइम मैं वो हाईलाइट भी कर रही थी ना, वीडियो शूट करने से पहले हम हाईलाइट करके काम खत्म करते थे कि वीडियो के बीच में ये सब चीजें ना हो।
मैं खुद हैरान थी ये क्या हो रहा है। मेरा चलो यार जैसे स्टूडेंट ने इतनी मेहनत करी यार, 152 पे भी जा रहा है, पता है ऐसे भी स्टूडेंट है 155 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। 152 मिनिमम गई ग्रेड डी की, बट वहां दिक्कत क्या आई, पोस्ट प्रेफरेंस ढंग से नहीं भरा, नहीं भरा तो रह गए। सोचिए 25,000 तक के 25,000 थे मेरे हिसाब से नंबर, मुझे अच्छे से याद आया 18,600, 18,500 6,500 ऐसा अगर कुछ हिसाब था। 6,500 ग्रेड सी के लिए दिया था, 18,500 ग्रेड डी वालों ने दिया था, ये वाला नंबर था। 25,000 स्टूडेंट थे जिनको पोस्ट प्रेफरेंस भरना था, भरे थे सिर्फ 15,000 ने। 10,000 ऐसे चले गए, जिसने 15,000 में भरा उनको एरर की दिक्कत हो रही, बाकी चीजें उन्होंने रैंडमली भर दिया। 155 पे भी नहीं मिल पाया कुछ भी डिपार्टमेंट, ऐसे भी हैं लोग। आप कहेंगे मैम शॉर्ट हैंड में निकल गया होगा, नहीं, उनकी शॉर्ट हैंड क्लियर थी, पहले भी एक बार दे चुके, उस टाइम पे भी यही चीज हुई, 2023 में भी, 2024 के अंदर भी यही चीज हुई। चलिए यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा कि क्या कट ऑफ की रीजन है। 2025 के अंदर चांसेस है कि ऐसा नहीं होने वाला है। अपनी प्रिपरेशन को वैसे रखे, 20 दिन का समय है, डट के मेहनत कर लीजिए। SSC MTS 2025 का जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, और इस टाइम पे आप सभी को पता है कि अगर आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर टाइम देंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए हमने आपके लिए मॉक टेस्ट और PYQ का इतना बढ़िया मिक्सचर निकाला है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं SSC स्टेनो 2025 के अपने इंग्लिश वाले पोर्शन के अंदर, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा रोल निभाता है। आपका 40 मार्क्स की वेटेज रख लेता है आपका सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन। तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो कि सिर्फ आपको 99 रुपीज़ की देखने को मिलेगी। प्राइस हमने इसका अफोर्डेबल रखा है, चाहते तो हम इसका 200-300 को रखते, और ऐसा कोई कॉल नहीं है कि बिकता नहीं है, ठीक है, हम उसको कर सकते थे, बट मैं चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में सभी को दिक्कत आती है, और बुक से पढ़ पाना, उसके अंदर आपको स्टेनो रिलेटेड जो होता है ओरिएंटेशन वैसा कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए आपका बेस्ट मुक और PYQ का हमने अच्छा मिक्सचर करके आपको ये दिया है। आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आके इसको ज़रूर ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप GK के अंदर कच्चे हैं और आप नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो हमारा GK फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। यहाँ पे वीडियो लेक्चर की तरफ आपको एग्जैक्टली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मेरे हिसाब से तो आपको मेरे पॉलिटी और ज्योग्राफी के नोट्स ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि वो मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स मैं वहाँ प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप अलग से खरीदेंगे तो मेरे हिसाब से हमने इसका प्राइस जो है ये दोनों का आपका 99 या फिर 99 रुपीज़ रखा हुआ है, तो अलग से खरीदने का फ़ायदा नहीं है। एक साथ अगर आप बैच में खरीद लेंगे तो बहुत सारे नोट्स आपको एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। तो मेक श्योर करें कि आप यहाँ से ये वाला जो बैच है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि इसके अंदर जो आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। और नोट्स को है हमेशा के लिए संभाल के रख लें, कोई फोल्डर बना लें जहाँ पे इन सारे नोट्स को रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 325 रुपये है, तो मेक श्योर आप इसे जल्द से जल्द ले लें। और ये टाइम मैं जानती हूँ इतना नहीं है कि आप जाके लेक्चर्स की तरफ जाएँ, तो सीधा नोट्स की तरफ जाके भी कर सकते हैं। बाकी तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल है ही, वहाँ पर आपको फ्री कॉन्टेंट जो है वो हम प्रोवाइड कर ही देते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। मेक श्योर आप हमारे साथ फीडबैक शेयर करके जाए कि आपको हमारी ये वीडियोज़ कैसी लगती हैं, क्या हम ऐसी वीडियोज़ और लाते रहे, वरना जो यूजुअल सब लेके आ रहे हैं वो वीडियोज़ तो हम ला ही सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।